गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राशियों की तुलना करना। इसमें हम सीखेंगे अनुपात ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ और हानि के बारे में। तो एक एक करके टॉपिक की हम बात करेंगे। पहले जो हमारा मान है, जो हमें अनुपात ज्ञात करने हैं और प्रतिशत ज्ञात करना है, उसका बेसिक हम सीखेंगे पहले। तो बेसिक के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एक इकाई को जब हम दूसरी इकाई में बदलते हैं तो उसे गुणा करना है या भाग करना है, और किस संख्या से गुणा या भाग करना है। और छोटी इकाई को बदलते हैं बड़ी इकाई में तो क्या होता है, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो क्या होता है, क्योंकि जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो अनुपात हम एक जैसी इकाइयों का ही निकाल पाएंगे, अलग अलग इकाइयों का हम अनुपात नहीं निकाल पाएंगे। हमें जो दो अलग अलग इकाइयों में मान दिए होंगे उन्हें हमें एक इकाई में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकाइयां हैं उनको बदलने के लिए हमें गुणा करना होता है या भाग करना होता है, और किससे गुणा या भाग करना होता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं लंबाई या दूरी के बारे में। तो हमारे पास जो दूरी है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है किसके, 1000 मीटर के। उसके बाद में 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, और 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। ये हमारे पास दूरी की इकाइयां हैं। अब हमें इसके लिए वज़न की इकाइयां निकालनी हैं। तो वज़न के लिए हमारे पास सबसे पहले 1 टन होता है। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल। उसके बाद में 1 क्विंटल में हमारे पास किलोग्राम होते हैं। किलोग्राम कितने होते हैं 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में किलोग्राम होते हैं 100 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम में हमारे पास ग्राम कितने होते हैं, ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीग्राम। ये हमारे पास वज़न के लिए हो गया। अब समय के लिए, समय के लिए अगर हम देखें तो समय की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, हमारे पास समय की बड़ी इकाई है वर्ष। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और 1 महीने में दिन कितने होते हैं, 1 महीने में दिन हम लेते हैं 30। लेकिन अगर हमें किसी महीने का नाम दे दिया जाए तो उसके लिए हमें उसके दिनों की संख्या लेनी पड़ेगी। नॉर्मली अगर हमें महीना कहे तो उसमें हमें 30 दिन लेने होते हैं। जैसे अगर हमें फरवरी महीने का कह दे तो फरवरी महीने में हम 28 या 29 दिन लेंगे। अगर हमें अगस्त महीने का कहेगा तो उसमें 31 दिन होते हैं। जून महीने का कहेगा तो 30 दिन होते हैं। तो अगर हमारे पास किसी महीने का नाम दिया है तो उस महीने के अकॉर्डिंग हम दिनों की संख्या लेंगे। और अगर हमें महीने का नाम नहीं दिया है, सीधा महीना का है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 30 दिन लेंगे। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है एक सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, मिनट होते हैं हमारे पास 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। ये हमारे पास समय के लिए इकाइयां हैं। अब हमारे पास है आयतन या हमारे पास धारिता। इसके लिए अगर हम इकाइयां निकालें तो इसके लिए हमारे पास होता है 1 लीटर। 1 लीटर में होते हैं हमारे पास 1000 मिलीलीटर। और अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब है तो इसमें होते हैं 1000 लीटर। और अगर हमारे पास 1 लीटर है तो ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास कुछ इकाइयां हैं जिनके आधार पर हमें अनुपात ज्ञात करना है एक जैसी इकाइयों में बदलने के लिए। अब एक जैसी जब इकाइयों में हम बदलते हैं तो जब हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलेंगे तो भाग करेंगे, और बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम छोटी इकाई
इकाई को बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो भाग किया जाएगा, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो गुणा किया जाएगा। तो इसके लिए हमें किससे गुणा और भाग करना है, वो जो इसमें संबंध दिया है उससे हमें गुणा और भाग करना है। यहाँ पे हमारे पास जैसे 1 किलोमीटर को हमें बदलना है मीटर में, तो किलोमीटर बड़ी इकाई है, मीटर है छोटी इकाई। तो जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो इस संख्या से क्या कर देंगे, हम इसे गुणा कर देंगे। और अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इसी संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास अगर हमारे पास क्विंटल है उसे टन में बदलना है तो 10 का हम भाग करेंगे, और अगर टन को क्विंटल में बदलना है तो उसके लिए हम 10 से गुणा करेंगे। तो इनके आधार पर हम एक जैसी इकाइयों में बदल के इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं। फिर हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास किसी भी संख्या का अगर हमें प्रतिशत निकालना है, जैसे हमारे पास प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, 100 नंबर का पेपर था, उसमें से उसने 60 नंबर प्राप्त किए, तो इसका कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत का सूत्र होगा यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे प्राप्तांक के लिए निकालेंगे तो प्राप्तांक बटा में कुल गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पे प्राप्तांक है तो प्राप्तांक आ जाएगा, किसी संख्या के लिए पूछा है तो वो संख्या आ जाएगी, और बटा में हमारे पास कुल मान आ जाएगा जिसमें से वो उसने प्राप्त किया है, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब इसके बेस पर हम 8.1 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो हम 8.1 का पहला प्रश्न करेंगे। 8.1 का पहला प्रश्न हमें दिया है, इसे निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला दिया है इसमें पार्ट, एक साइकिल की 15 किलोमीटर, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का, प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर, एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए जो हमें इकाइयाँ दी हैं, पहला दिया है साइकिल के लिए गति, वो क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दिया है स्कूटर की गति, वो क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे साइकिल की गति, अनुपात ज्ञात करना है स्कूटर की गति से। साइकिल की गति क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की गति कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जो इकाइयां हैं वो सेम है, तो इन्हें हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये हट जाएंगी। क्या बन जाएगा 15:30। दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग दे देंगे, इधर भी 5 का भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 15 में 5 का भाग देंगे 3, यहाँ पे 5 का भाग देंगे 6, 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 में 3 का भाग कर देंगे और 6 में भी 3 का भाग कर देंगे। क्या आ जाएगा 1:2। तो इसका मतलब साइकिल की गति और स्कूटर की गति में जो अनुपात है वो कितना है 1:2। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट जो हमें दिया है उसे हम लिखेंगे और फिर इसे हम हल करेंगे। तो हमें दिया हुआ है इसने दूसरा पार्ट 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो बी पार्ट में हमें अनुपात ज्ञात करना है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो हमारे पास क्या बनेगा 5 मीटर अनुपात 10 किलोमीटर।
तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए अगर हम इन दोनों की इकाइयाँ देखें तो यहाँ पे मीटर हैं और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर। तो अनुपात हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे क्योंकि एक जैसी इकाइयों का ही हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो किलोमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में। और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000। तो इसे हम 1000 से गुणा कर देंगे, कितने बन जाएंगे ये, 10,000 मीटर। मीटर से मीटर हट जाएगा, 5:10,000। 5 का भाग देंगे दोनों में तो क्या बन जाएगा, 10,000 बटा में 5। 5 में 5 का भाग देंगे 1, अनुपात 10,000 में 5 का भाग देंगे, कितने आ जाएंगे, 2000। तो अनुपात कितना आ गया, 1:2000। बी पार्ट हो गया। अब इसका सी पार्ट दिया है 50 पैसे का 5 रुपए से। सी पार्ट है हमारे पास 50 पैसे का 5 रुपए से। तो यहाँ से दोनों मानों का अनुपात निकालेंगे। 50 पैसे अनुपात में है 5 रुपए। दोनों की इकाइयाँ अलग अलग हैं तो इन इकाइयों को एक जैसा करेंगे, रुपए को पैसे में बदल देंगे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे। पैसे से पैसे हट जाएंगे, 50:500। दोनों तरफ 50 का भाग जा रहा है, 50 का भाग दे देंगे। 50 बटा में 50, 500 बटा में 50। ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा अनुपात में 10। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:10। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को पहले हम ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे उसे और उसके बाद में हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया है इसने, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। तो अनुपातों को हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। और जब हमें अनुपात दिया होता है, अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना होता है, तो हमें क्या करना है, उस अनुपात को 100 से गुणा कर देना है। तो 3:4 दिया है, बी हमें दिया है 2:3। इन दोनों को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। इसे हम 100 से गुणा करेंगे तो 4 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 25। तो 3 × 25 कितना आएगा, 75%। 2:3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा, 200 बटा में 3। 200 में 3 का भाग देंगे, 6×3 = 18। यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 6×3 = 18, 6×3 = 18 और 6×3 = 18, 66.66%। ये हमारे पास बी पार्ट का आंसर है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है इसने, प्रश्न नंबर 3, क्या कहा है इसने कहा है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। उसके बाद इसने कहा है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो हमें ये बताना है कि अगर 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं तो कितने विद्यार्थी इसमें अच्छे नहीं हैं। तो हम पहले निकाल लेंगे कि अच्छे विद्यार्थी हैं कितने। तो हमारे पास 25 का 72% हमें निकालना है। ये कौन से हो जाएंगे, गणित में अच्छे विद्यार्थी। गणित में अच्छे विद्यार्थी। अब इसके लिए 25 का 72% निकालना है। तो 25 × 72/100
यहाँ से 25 का भाग चला जाएगा, 100 में कितना आएगा 72 बटा में 4, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 8 चौक 32। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं? 18 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। अब इसने पूछा है कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो गणित में अच्छे नहीं हैं। कितने विद्यार्थी रह गए? कुल थे 25, इसमें से 18 जो अच्छे थे वो हमने घटा दिए, तो कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं गणित में? ये हैं हमारे पास 7 विद्यार्थी। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी हल हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न हमें क्या दिया है इसने? चौथे प्रश्न में कहा है एक फुटबॉल टीम ने, प्रश्न नंबर 4, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से, कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, 10 में जीत हासिल की। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो हमें ये बताना है कि उसने कितने मैच खेले हैं। तो हमें दिया है कि जितने भी मैच खेले हैं उसमें से 10 उसने जीते हैं, और जो ये 10 हैं वो कुल जितने मैच खेले हैं उसका क्या है 40% है। तो मान लेते हैं, माना कुल मैच खेले, कितने मैच खेले हैं कुल, ये मान लेते हैं हम x। अब इसने क्या कहा है x का 40%, यानी कि कुल जितने मैच खेले हैं उसका 40% कितना है 10 है। तो x का 40% बराबर कितना है 10। तो x गुणा 40 बटा में 100 बराबर हमारे पास आ जाएगा 10। 100 भाग में है गुणा में चला जाएगा, 40 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा 10 गुणा 100 बटा में हमारे पास है 40। 0 से 0 कट जाएगा, 100 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 25। तो कुल कितने मैच खेले हैं उन्होंने 25 मैच खेले हैं। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न करेंगे। 5वें प्रश्न में दिया है इसने कि हमारे पास यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर हम इसे हल करेंगे। तो हमें क्या दिया है इसने 5वें प्रश्न में, यदि चमेली के पास, प्रश्न नंबर 5, यदि चमेली के पास अपने धन का 75%, अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे, तो 600 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो हमें कहा है कि चमेली हैं
उसने अपने धन का 75% खर्च कर दिया है, उसके बाद उसे 600 रुपये बचे हैं उसके पास, तो शुरू में कितने रुपए थे हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना शुरू में रुपए थे, कितने रुपए थे, x रुपए। खर्च कितने किए, खर्च किए 75%। शेष कितने बचे, शेष बच गया हमारे पास, शेष बचे प्रतिशत। कितना आएगा, टोटल 100% होता है, इसमें से 75 हम माइनस कर देंगे तो कितने प्रतिशत बचे, 25%। ये 25% कितने रुपए हैं, 600 रुपये हैं। तो कुल बचे रुपए कितने हैं, 600। ये 600 क्या है, x का 25%। तो x का 25% बराबर होगा 600। तो x गुणा 25/100 बराबर है हमारे पास 600। ये 100 भाग में गुणा में चला जाएगा, 25 गुणा में भाग में आ जाएगा। तो 600 गुणा 100 बटा में हमारे पास 25 हैं। 25 का अगर भाग देंगे 100 में तो हमारे पास आएगा 4। 600 को 4 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 2400 रुपये। तो कितने रुपए उसके पास थे शुरू में उसके पास थे 2400 रुपये। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठे प्रश्न में जो हमें दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो जो छठा प्रश्न दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। उसके बाद इसने कहा है यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने शहर की एक गणना की है, उसके अकॉर्डिंग क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 60%। तो हमें दिया है प्रश्न नंबर 6, क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, 60%। फुटबॉल पसंद करने वाले हैं 30%। फुटबॉल पसंद करने वाले ये हैं 30%। और शेष क्या पसंद करते हैं, अन्य खेल पसंद करने वाले, अन्य खेल पसंद करने वाले कितने बच गए फिर, 60 और 30% तो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करते हैं, बाकी कितने बच गए, टोटल होते हैं 100। इसमें से हम माइनस कर देंगे 60% और 30% को जोड़ करके, तो हमारे पास कितना आएगा, 100 माइनस 90 कितने आ जाएंगे, 10%। तो अन्य खेलों को कितने लोग पसंद करते हैं, 10% लोग पसंद करते हैं। अब कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हैं हमारे पास, कुल व्यक्ति बराबर ये हैं 50 लाख। तो हमें ये ज्ञात करना है कि प्रत्येक खेल को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 50 लाख का 60%। क्या बनेगा, 50 लाख गुणा में हमारे पास आ जाएगा 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 6 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 30, और पीछे जीरो बच गए हमारे पास 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। तो 30 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। उसके बाद में फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, ये हैं 30%। किसका 30%, 50 लाख का। तो 50 लाख का 30% क्या बनेगा, 50 लाख
गुणा में 30 बटा में हमारे पास है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 5 जीरो बच गए हैं। तो कितने व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं? 15 लाख व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं। अब बच गया शेष अन्य खेल पसंद करने वाले। तो अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हैं? अन्य खेल पसंद करने वाले कितने हैं? 50 लाख का कितने प्रतिशत? अन्य खेल वाले कितने हैं? ये हैं 10%। तो 10% क्या बनेगा? 50 लाख गुणा 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 50,000 को 10 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 5 लाख। तो 5 लाख व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 8.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 8.2 प्रश्नावली का कुछ बेसिक करेंगे। तो अब हम 8.2 प्रश्नावली के लिए जो हमें बेसिक चाहिए, बेसिक हम सीखेंगे और इसमें हम सीखेंगे बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना। बट्टे का मतलब होता है छूट ज्ञात करना, टैक्स ज्ञात करना, जो हमारे पास टैक्स लगता है किसी भी वस्तु को खरीदने पर। और उसके बाद हम सीखेंगे इसके अंदर किसी भी सौदे में लाभ और हानि के बारे में, और इसके लिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं बट्टा। बट्टा क्या होता है? बट्टा होता है हमारे पास जो अंकित मूल्य पर हमें छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य क्या होता है? जो किसी पैकेट पर मूल्य लिखा जाता है सभी टैक्स को जोड़ करके उसे हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। और जो अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा। तो क्या बनेगा इसके लिए? बट्टे का सूत्र क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जिसमें वस्तु बेची जाती है। इसके बारे में आपने 7वीं क्लास में भी पढ़ा था। तो बट्टे का सूत्र क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या प्रारंभिक मूल्य भी बोल सकते हैं। अब इनका अगर प्रतिशत ज्ञात करना है तो बट्टा प्रतिशत का सूत्र क्या बनेगा? बट्टा बटा में क्रय अंकित मूल्य और गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100। ये हमारे पास बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है? जब हम किसी सौदे में कम मूल्य में वस्तु को खरीदकर ज्यादा मूल्य में बेचते हैं। कहने का मतलब जिस सौदे में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस सौदे में उस विक्रेता को क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र क्या बनेगा? लाभ बराबर होता है हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमारे पास आ गया लाभ ज्ञात करने का सूत्र। अब जब लाभ आ जाएगा तो इसका हमें लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में हमारे पास होता है 100। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। उसके बाद हमारे पास है हानि। हानि क्या होती है? हानि हमारे पास जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेची जाती है। कहने का मतलब जिसका क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है उस सौदे में उस विक्रेता को क्या होती है? हानि होती है। और हानि निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और हमारे पास जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ज्ञात करने से हानि आएगी। इस हानि प्रतिशत को ज्ञात करने का सूत्र होता है हानि बटा में क्रय मूल्य और गुणा में हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास है हानि प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र। उसके बाद में हमारे पास जो मान है इसमें
वो है हमारे पास वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत हमारे पास होती है जो वृद्धि हुई है मूल्य में वो बटा में प्रारंभिक मूल्य या मान और गुणा में हमारे पास होता है 100। उसके बाद कमी प्रतिशत, तो कमी प्रतिशत क्या होगा? कमी प्रतिशत के लिए जो कमी आई है वो बटा में हमारे पास आ जाएगा प्रारंभिक मान और गुणा में हमारे पास बन जाएगा 100। तो ये हमारे पास है वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत ज्ञात करने के सूत्र। ये जो हमने अभी तक सूत्र पढ़े हैं, इन सूत्रों के आधार पर हमें 8.2 प्रश्नावली को हल करना है। तो अब हम इसका 8.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेंगे और उसे हम हल करेंगे। तो पहले हम प्रश्न को लिखेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसे समझेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है इसने 8.2 का, क्या कहा है? एक व्यक्ति ने के वेतन में प्रश्न नंबर 1, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन कितना है? नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल्य वेतन ज्ञात कीजिए, मूल वेतन ज्ञात कीजिए। उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो मूल वेतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास दिया है कि इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है और नया वेतन बन रहा है ये 1,54,000 रुपये। तो हमें इसका मूल वेतन ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे, माना मूल वेतन कितना है? मूल वेतन, ये मूल वेतन है 100 रुपये और वृद्धि इसमें कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 10% की। तो नया वेतन क्या बनेगा? इसका नया वेतन बन जाएगा 100 + 10 कितने हो जाएंगे? 110 रुपये। अब हमें पता है कि 110 रुपये नए वेतन के लिए मूल वेतन कितना है? मूल वेतन है इसका 100 रुपये। अब 1 रुपये नए वेतन के लिए मूल वेतन कितना है? ये है हमारे पास मूल वेतन 100 बटा में 110 रुपये, क्योंकि ज़्यादा का बताया है, 1 का पूछ रहा है। अब हमें दिया है कि नया वेतन कितना है? 1,54,000 रुपये नए वेतन के लिए मूल वेतन कितना है? ये है हमारे पास 100 बटा में 110 गुणा में आ जाएगा 1,54,000। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 का भाग देंगे इसमें कितना आएगा? 100 गुणा में 11 एकम 11, 11 चौक 44, यहाँ पे बच गए हमारे पास 2 0, 1400। 1400 को 100 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1,40,000 रुपये। तो उसका मूल वेतन कितना था? 1,40,000 रुपये था। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो दूसरे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे और उसके बाद उसके लिए हम उसे ढंग से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया क्या है? हमें दिया है इसने, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। तो प्रश्न नंबर 2, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए।
सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले, चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में, व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? तो कितना आएगा हमारे पास? रविवार को 845 व्यक्ति गए हैं, सोमवार को 169 ही गए हैं। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमें कमी ज्ञात करनी पड़ेगी कि कितने व्यक्ति कम हुए हैं। तो रविवार को व्यक्ति चिड़ियाघर गए, कितने व्यक्ति गए हैं? 845 व्यक्ति। उसके बाद सोमवार को व्यक्ति चिड़ियाघर गए, कितने व्यक्ति गए हैं चिड़ियाघर? 169 व्यक्ति। तो कमी कितने व्यक्तियों की आ गई? कमी आ गई 845 में से 169 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 15 में से 9 घटेंगे 6, यहाँ पे बच गए 3, 13 में से 6 घटेंगे हमारे पास आ जाएंगे 7, 7 बच गए, 7 में से 1 घटेगा हमारे पास आ जाएगा 6। तो कितने व्यक्तियों की कमी हो गई? 676 व्यक्तियों की कमी हो गई है। अब कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कमी प्रतिशत क्या होता है? कमी बटा में प्रारंभिक मान गुणा में क्या होता है हमारे पास? 100। तो कमी कितने व्यक्तियों की आई है? 676 बटा में प्रारंभिक कितने व्यक्ति थे? 845 गुणा में हमारे पास कितना है? 100। यहाँ से हम 169 के पाड़े से इनको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। 100 में 5 का भाग दे देंगे, कितने आ जाएंगे? 20। 20 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 80% व्यक्तियों की कमी हो गई है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न जो दिया है उसे हम लिखेंगे और फिर हम उसे ध्यान से पढ़ के हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसने? तीसरा प्रश्न दिया है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। उन्हें 16% लाभ पर बेचता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। तो हमारे पास एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि इसने खरीदी कितने में है? 2400 रुपये में वस्तुएं खरीदी हैं 80। तो 80 वस्तुओं का मूल्य कितना दिया है? 80 वस्तुओं का मूल्य ये है 2400 रुपये। एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है।
एक वस्तु का मूल्य ये हो जाएगा 2400 बटा में 80, कितने आएंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएंगे 30 रुपये। तो एक वस्तु का मूल्य कितना है, 30 रुपये है। अब इस पर लाभ कितना लिया है इसने, 16%। तो लाभ है हमारे पास 16%। अब इसने कहा है कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। कुल लाभ कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास किसका 16% है, 30 रुपये का 16%। क्या आएगा, 30 गुणा में 16 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ से हमारे पास ये 16 को 3 से गुणा करेंगे, 48 बटा में 10, कितने आ जाएंगे, 4.8 रुपये। तो कुल लाभ कितना आ गया, 4.8 रुपये। क्रय मूल्य था 30 रुपये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या बन जाएगा, यहाँ से क्रय मूल्य है हमारे पास 30 रुपये और लाभ है यहाँ पे 4.8 रुपये। इनको जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 34.8 रुपये। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी हल हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास एक वस्तु का मूल्य है 15,500 रुपये। प्रश्न नंबर 4, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। 450 रुपये इसके मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य है 15,500 रुपये। ऊपरी खर्च कितना है इस पर, ऊपरी खर्च है 450 रुपये। तो हमारे पास वास्तविक क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य ये क्या बनेगा, क्रय मूल्य प्लस ऊपरी खर्च कितना बनेगा, 15,500 प्लस 450 जोड़ेंगे 15,950 रुपये। तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया, 15,950 रुपये। अब इस पर लाभ कितना लिया इसने, 15%। तो लाभ है इस पर 15%। कुल लाभ कितना हो जाएगा, कुल लाभ हमारे पास आ जाएगा 15,950 गुणा में 15 बटा में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 से कटेगा ये आ जाएगा 3, ये 5 से कटेगा ये आ जाएगा 2, 3 से गुणा करेंगे 15, एक अंशिल 27 और एक 28, 2 बचेंगे, 15 और 2 17, एक अंशिल 4 बटा में हमारे पास 2 हैं। तो कितना बनेगा, 2 3 9 और 2.5, तो 2392.5 रुपये उसे लाभ मिलना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, ये कौन सा क्रय मूल्य होगा, वास्तविक क्रय मूल्य प्लस में लाभ। वास्तविक क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 15,950। इसमें जोड़ देंगे 2392.5, कितने बनेंगे 0.5, 0 और 2 2, 5 और 9 14, एक अंशेल 10 और 3 13, एक अंशेल
यहाँ पे आ जाएंगे 6 और 2 8, एक बच गया, तो कितने आ जाएंगे 18,342.5 रुपए इस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।